हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जीओसी। स्पेशली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो हमें जीओसी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम बेसिक्स की बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पड़ा। उसका कारण ये था कि जब पहले ऑब्जर्व किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में पाए जाते हैं, तो बर्जीलियस जो है उसने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसलिए बर्जीलियस को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। लिविंग बीइंग मतलब कि जो जीव है उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, बाहर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए नहीं जाते हैं, उनको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता लैब में। ये थ्योरी दी थी बर्जीलियस ने। और अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? सबसे सिंपल डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बर्जीलियस ने थ्योरी दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, और उस थ्योरी के हिसाब से कि जो जीव हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, उसको लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। तो वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? बर्जीलियस ने। कब दी थी? 1815 में। इसलिए इसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गई बर्जीलियस ने जो दी वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि ये थ्योरी इसने दी थी 1815 में। ठीक है, इसके बाद जो होलर था, एफ वोलर था, उसने क्या करा 1828 में ये रिएक्शन लगा रहा था। रिएक्शन क्या थी कि अमोनियम क्लोराइड जो है पोटेशियम साइनेट से रिएक्शन कर रहा है और अमोनियम साइनेट बना रहा है। तो ये रिएक्शन तो ये वाली करवाना चाह रहा था कि अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन करे पोटेशियम साइनेट से और क्या बन जाए? अमोनियम साइनेट। लेकिन हुआ क्या? अमोनियम साइनेट के बाद फर्दर रिएक्शन हुई और ये बन गया, जिसको हम जानते हैं कि ये क्या है? यूरिया। तो अब जो बर्जीलियस की थ्योरी थी कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, तो ये रिएक्शन लैब में कर रहा था और यहाँ पर क्या हो गया? यूरिया सिंथेसाइज हो गया। तो यहाँ पर ये जो है यूरिया पहला कंपाउंड है ऑर्गेनिक जो लैब में सिंथेसाइज किया गया है। तो ये पहले आरपीएससी ने क्वेश्चन खूब कई बार पूछ रखा है, हालांकि अभी लेटेस्ट में नहीं पूछा, रिसेंट में नहीं पूछा, लेकिन पहले कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज हुआ था क्या है? यूरिया। ठीक है, किसने किया? एफ वोलर ने। और रिएक्शन भी पूछ रखी है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद तो ये पहला कंपाउंड था ऑर्गेनिक जो लैब में सिंथेसाइज हुआ। इसके बाद क्या हुआ? हर्बन कोल्बे, इसने 1845 में एसिटिक एसिड सिंथेसाइज कर दिया लैब में। इसके बाद बर्थलट 1856 में मीथेन सिंथेसाइज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होने लगे। तो ये जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, ये 1815 में दी थी, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस हुए उसके बाद क्या हुआ? इसकी थ्योरी को बिल्कुल क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया, मतलब खारिज कर दिया कि भाई ये थ्योरी जो है इस पर कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो जो लैब में सिंथेसाइज नहीं हुए थे लेकिन बाद में सिंथेसाइज हो गए। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसके बाद जो है, अब देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि भाई हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप देखेंगे जितने कंपाउंड है उसके आधे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, या आधे से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें बहुत सारे हैं, उसका रीज़न क्या है? तो बेसिक अगर आपसे कोई पूछे इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों हैं, हमको सेपरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, तो उसके आप बेसिकली 3 रीज़न दे सकते हो। पहला क्या है? कैटिनेशन। अब देखिए कैटिनेशन आपको पता होना चाहिए कि कैटिनेशन का मतलब क्या है कि एक एटम की उसके खुद के एटम के साथ, मतलब सेम एटम के साथ जुड़ने की, चेन बनाने की जो टेंडेंसी है कोवलेंट बॉन्ड द्वारा, उसको कैटिनेशन कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कार्बन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा क्यों है? क्यों? क्योंकि कार्बन क्या है, इसके जो जुड़ने की टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, सिंपल चेन से जुड़ सकता है, ब्रांच चेन से जुड़ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं ब्रांच भी बना सकता है, या आप देख सकते हैं कि ये रिंग भी बना सकता है। तो कैटिनेशन का मतलब क्या है कि एक एटम की उसके स्वयं के एटम के साथ, मतलब सेम एटम के साथ जुड़ने की टेंडेंसी, और किसके द्वारा? कोवलेंट बॉन्ड द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा, उसको कैटिनेशन कहते हैं। अब कैटिनेशन कहते क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि एक एटम अपने आप से, या मतलब सेम एटम से जुड़ता जा रहा है और लंबी श्रृंखला बना रहा है। सिंपल चेन हो सकती है, ब्रांच चेन हो सकती है और साइक्लिक हो सकती है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। अब इसके पीछे भी रीज़न है कि भाई कैटिनेशन क्यों शो कर रहा है, कार्बन ही सबसे ज़्यादा कैटिनेशन क्यों शो करता है और कोई शो क्यों नहीं करता? तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है? स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, कि जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। और सेकंड नंबर पे कैटिनेशन कौन शो करता है? सिलिकॉन। ठीक है,
तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके काम की है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप नोट कर लेना। ठीक है, तो कैटिनेशन क्या है बता दिया आपको। सबसे ज़्यादा कैटिनेशन कौन शो करता है, पहले नंबर पे कार्बन, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ पर सेम एटम के साथ बॉन्ड की बात हो रही है, अगर डिफरेंट आप लोगे वो कैटिनेशन में नहीं आएगा। और इसका रीज़न भी बता दिया, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कैटिनेशन हो रहा है। अब इसके बाद बाकी और रीज़न क्या है, दूसरा है आइसोमेरिज्म। अब जैसे मैंने कहा कि भाई कार्बन की संख्या कितनी है, 4 मान लीजिए, तो 4 कार्बन जो हैं एक चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं, और आप कहें तो साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कार्बन 4 ही थे, एक कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड ये हो गया, मतलब नंबर ऑफ कंपाउंड्स की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल बॉन्ड। अब मान लीजिए कि कार्बन की वैलेंसी एक ही होती, तो जब वो एक ही वैलेंसी होती तो वो फिर आप देखेंगे ऐसी चेन बना ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि पीछे वाले कार्बन की जो वैलेंसी है कम से कम 2 होनी चाहिए, तभी तो वो 2 साइड बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर आप सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। जब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो वो चारों सिंगल बना सकता है, 2 सिंगल 1 डबल बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, मतलब इसके पास ऑप्शन है मल्टीपल बॉन्ड बनाने का। इसलिए क्या है कि बहुत लंबी चेन बनाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं बहुत सारे होते हैं, उसके रीज़न क्या हो गए, पहला हो गया कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ के साथ, मतलब सेम एटम के साथ बॉन्ड बनाने के जो लंबी श्रृंखला बनाने की टेंडेंसी होती है उसको कैटिनेशन कहते हैं। इसके पीछे मैंने आपको रीज़न बना दिया कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद आइसोमेरिज्म, समवायिता इसको कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई मैंने कहा कि कार्बन की संख्या 4 है तो वो 4 स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, साइक्लिक हो सकती है। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म की वजह से नंबर ऑफ कंपाउंड बढ़ रहे हैं। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, अगर मान लीजिए कार्बन की वैलेंसी 1 होती तो कैटिनेशन कैसे शो करता, क्यों, क्योंकि एक एक बॉन्ड के बाद तो वो खत्म हो गया फिर, लेकिन उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। इस वजह से वो क्या करता है, काफ़ी सारे बॉन्ड बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आरपीएससी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी पूछे तो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अब आरपीएससी स्टेटमेंट दे रही है, तो कुछ भी स्टेटमेंट कहीं से भी बन सकता है कि वो पूछ सकता है कि कार्बन की जो संख्या है या कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा बनते हैं क्यों। अब वो 4 स्टेटमेंट दे देगा, पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा कुछ और बना दे। वहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रीज़न सही है और कौन सा रीज़न सही नहीं है। या फिर मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दूसरा रीज़न क्या दे दिया, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। अब वो क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और रीज़न भी सही है। तो इस टाइप से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। अब ये सब आप सब जानते हैं कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ये किसने दिया था, केकुले ने। तो ये पूछ रखा है एग्जाम में कि भाई टेट्रा कोवेलेंसी का मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी, टेट्रा का मतलब है 4, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये किसने दिया था, तो आंसर क्या होगा, केकुले। अब इसके बाद अगर हम एक स्टेप आगे की बात करें, अब ये जो 4 वैलेंसी है, तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कार्बन बोर्ड पे है और ये चारों बोर्ड पे ही मैंने वैलेंसी बना दी। तो जब आप मान लीजिए हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं सपोज, तो ये क्या बन गया, मीथेन बन गया। तो अगर आप इसको एक बोर्ड में मानेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर। इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर। तो कार्बन की 4 वैलेंसी केकुले ने दिया था, लेकिन आप सब जानते हैं कि मीथेन जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, मतलब स्क्वायर प्लेनर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, वैलेंसी तो 4 है लेकिन वो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में ना होके कैसे है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में। और ये किसने दिया था, टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन, ये दिया था लीबेल एंड वॉनथॉफ। ठीक है, दोनों नाम एक साथ भी आ सकते हैं या एक नाम देके भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ रखे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके क्लियर हो गया कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी किसने दी थी, केकुले ने। और वो जो 4 वैलेंसी वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, किसने दी थी, लीबेल एंड वॉनथॉफ। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड के, हमने 2 क्लासिफिकेशन बनाए, एसाइक्लिक और ओपन चेन और एलिफेटिक। दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर बेसिकली हम कह सकते हैं एसाइक्लिक और साइक्लिक। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये बताने के पीछे रीज़न ये है कि आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है एसाइक्लिक कंपाउंड, तो आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है। या मान लीजिए एलिफेटिक लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, या एलिसाइक्लिक लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने बेसिकली 2 में डिवाइड करा, एसाइक्लिक, ओपन चेन और एलिफेटिक। एक तो ये हो गया, ये तीनों एक ही नाम है, और दूसरा है साइक्लिक। तो एसाइक्लिक और साइक्लिक में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें साइकिल होगी, मतलब कोई ना कोई रिंग होगी, और इसमें क्या है, रिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, ओपन चेन, मतलब चेन ओपन होगी। अब चेन जो है 2 तरीके हो सकती है,
या तो स्ट्रेट चेन हो या फिर ब्रांच चेन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हमने कहा ए साइक्लिक मतलब कोई साइकिल नहीं है, कोई रिंग फॉर्म नहीं हो रही, या फिर हम कह सकते हैं ओपन चेन, तो ये आप देखेंगे ओपन चेन है। चेन जो है स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, और इसको आप एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे वहाँ पर आएगा, अगर कोई कंपाउंड ओपन है तो वो किसी भी कंडीशन में एरोमेटिक नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम एलिफेटिक ही कहेंगे। अब रिंग है तो वो एरोमेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ओपन चेन है, चाहे स्ट्रेट है चाहे ब्रांच है, वो किसी भी कंडीशन में एरोमेटिक नहीं होगा। इसका मतलब एक कंडीशन आपको पता चल गई एरोमेटिसिटी के लिए कि जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ये एक कंडीशन है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो वो एरोमेटिक होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये है कि ये आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। अगर आपके सारे बॉन्ड सिंगल है, मतलब कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो सिंगल है, तो ये आपके सैचुरेटेड कहलाता है। और अगर आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड कहलाता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो सैचुरेटेड का मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं संतृप्त, सारे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सिंगल है। अगर मैं कह रहा हूँ अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त, तो कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक को भी दो में डिवाइड करा है। साइक्लिक का मतलब रिंग फॉर्म होनी चाहिए। क्या फॉर्म होनी चाहिए, रिंग, ठीक है। तो साइक्लिक को दो में डिवाइड करा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। नाम से पता चल रहा है होमो और हेट्रो। होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। इसका मतलब होमोसाइक्लिक कंपाउंड वह होंगे जिसमें रिंग के जो एटम है वो सब सेम होंगे। और क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो जो आपके एटम है रिंग में वो केवल कार्बन है। क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। कितने भी कार्बन हो सकते हैं, मतलब जो रिंग फॉर्म होगी वो रिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें केवल कार्बन प्रेजेंट है। हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो वहाँ पर कम से कम एक हेट्रो एटम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट एटम, किससे, कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कार्बन की जगह एक हेट्रो एटम लगा दूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कार्बन 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 और ये मैंने नाइट्रोजन लगा दिया तो ये आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आ जाएगा। वैलेंसी मैंने फुलफिल नहीं करी है, वो अभी हम बात की बात है। तो होमोसाइक्लिक जिसमें सेम एटम है, मतलब कार्बन प्रेजेंट है रिंग में, और हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिसमें एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है। कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कार्बन के अलावा अब वो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसको फिर इसने डिवाइड करा होमोसाइक्लिक कंपाउंड को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पढ़ने में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक दोनों में बहुत फ़र्क है। ए साइक्लिक का मतलब कोई रिंग नहीं है, एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है कि रिंग तो है। होमोसाइक्लिक में आ रहा है मतलब सेम एटम भी होंगे। अब एरोमेटिक का मतलब क्या है कि एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है। तो ये आप सब जानते हैं, एरोमेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल बेंजीन है, ठीक है। रेजोनेटिंग फॉर्म में अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो इस टाइप से कह सकते हैं। ये हम एरोमेटिसिटी में पढ़ेंगे डिटेल में। तो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है, और एरोमेटिसिटी प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। जैसे ये जो कंपाउंड मैंने बना रखा है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है या एरोमेटिसिटी नहीं है, तो ये एलिसाइक्लिक का एग्जांपल है। क्लियर हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के अलावा कौन से कंपाउंड होते हैं, ये एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो हेट्रोसाइक्लिक मैंने बता दिया जिसमें हेट्रो एटम है। अब इसको भी दो में डिवाइड करा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। सेम कंसेप्ट है। एलिसाइक्लिक मतलब एरोमेटिक नहीं है, तो एरोमेटिक नहीं है तो ये वाले कंपाउंड को आप कह सकते हो एलिसाइक्लिक है। और एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो मैंने कह दिया कि ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या होती है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन से नहीं होते, हम एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक हो गया और साथ के साथ हेट्रोसाइक्लिक भी हो गया। ये एरोमेटिक है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। तो आई थिंक ये जो क्लासिफिकेशन है क्लियर हो गया। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए कि भाई ए साइक्लिक किसको कहते हैं, एलिफेटिक किसको कहते हैं, एलिसाइक्लिक किसको कहते हैं, एरोमेटिक किसको कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया ताकि आपके कभी भी कोई टर्मिनोलॉजी आए लैंग्वेज में तो आपको क्लिक हो जाए कि इसका मतलब क्या होता है। अब आप क्या करिए कि फटाफट से इस कंपाउंड का नाम जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता रहे कि आप जो है मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। देखिए अभी कैटिनेशन में मैंने आपको एक टर्म बताई थी, कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग को हिंदी में कहते हैं या कोवलेंट बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंध। अब कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है और फॉर्म कैसे होता है,
तो कोवलेंट बॉन्ड को आप अगर डिफाइन करें या उसकी परिभाषा दें तो आप इसको दो तरीके से बता सकते हैं। या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल है, कक्षक है, उसके अतिव्यापन से, ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको कैसे डिफाइन करा, या तो आपने क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के साझा से, जैसे मैंने कहा ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, तो ये क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आपने कह दिया कोवलेंट बॉन्ड। या फिर कक्षकों के अतिव्यापन से, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल या इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो जैसे यहाँ मैंने शो कर रखा है ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, ये क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग से। तो क्लियर है, तो यहाँ पर ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड जो है दो तरीके के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, देखिए बिल्कुल बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में अगर स्टेटमेंट आएगा तो वहाँ पर आपके कंसेप्ट अगर आप क्लियर है तो आसानी से आप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कंसेप्ट वीक है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये इसका सिंबल होता है सिग्मा बॉन्ड का। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ही क्या है, कोवलेंट बॉन्ड के टाइप है। अब सिग्मा बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, तो यहाँ पर अभी हमने कहा कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अतिव्यापन से या कक्षक के, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से या कक्षक के अतिव्यापन से। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए या कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोएक्सियल, कोलिनियर और हेड टू हेड, हिंदी में कह सकते हैं समरेखीय। ठीक है, समरेखीय मतलब एक ही रेखा पर ओवरलैपिंग हो रही है, एक रेखा पर। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं, ये एक हो गया एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया और ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब ये देखिए आप सब जानते हैं कि एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, गोलाकार। ठीक है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबलाकार होता है। ठीक है, और यहाँ पर डी ऑर्बिटल क्या होता है, डबल डंबल। तो यहाँ पर एग्जाम में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके दे रखा है कि डी ऑर्बिटल में कौन सा अक्षीय है और कौन सा अक्षीय नहीं है, मतलब कौन से डी ऑर्बिटल में लोब्स एक्सिस पर है और कौन से नहीं, ये ऑप्शन दे रखा है। ये आपके अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछ रखा है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो डी ब्लॉक के ऑर्बिटल की अभी हम बात नहीं कर रहे, वो जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे वहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब हमने इसको कोएक्सियल और कोलिनियर क्यों कहा, क्योंकि ये मैंने कहा मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है, सपोज ये इसका न्यूक्लियस है, तो जो दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो एक्सिस है उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, जो एक्सिस है उस पर अप्रोच कर रहा है, कोलिनियर आ रहा है मतलब सामने के सामने आ रहा है, तो ये आपके सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, दोनों न्यूक्लियस आमने सामने, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। या फिर हम कह सकते हैं एक एस है और एक पी है, तो ये दोनों पास में आ रहे हैं और ये आपके इसके न्यूक्लियस अगर कहें तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें पी और पी ऑर्बिटल की, तो ये इसका मैंने कह दिया न्यूक्लियस है, सपोज ये इसके न्यूक्लियस है, दोनों क्या आ रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आ रहे हैं, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया सपोज और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख रहे हैं वो जिस एक्सिस पर वो अप्रोच कर रहे थे उस एक्सिस पर ही इंटरन्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ रही है। जैसे मैंने क्या कहा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ गई है, जो एक्सिस है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो यहाँ पर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, मतलब जिस एक्सिस पर वो जुड़े हैं, जुड़ने के बाद भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके कंपैरिजन में पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। देखिए सिग्मा मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया, एस और एस से हो सकता है, एस और पी से हो सकता है और पी और पी से हो सकता है, लेकिन पी और पी में कंडीशन क्या है, कोएक्सियल और कोलिनियर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड में कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, साइडवेज, कोलेटरल, इसको समपार्श्वीय कहते हैं, इसको आप समरेखीय कह सकते हो, इसको हम समपार्श्वीय कहते हैं हिंदी में। ओवरलैपिंग ऑफ 2 पी ऑर्बिटल, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पाई और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये एस ऑर्बिटल से नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर हमने सिग्मा तो एस से बना दिया, लेकिन पाई के लिए हमने क्या ले रखे हैं, 2 पी ऑर्बिटल ले रखे हैं, एस से पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो 2 पी ऑर्बिटल ले लिए, लेकिन दोनों की कंडीशन क्या है, कोलेटरल है, समपार्श्वीय, मतलब एक रेखा में नहीं है। अगर एक रेखा में होते तो ऐसे होते,
अभी एक रेखा में नहीं है, पैरेलल आप कह सकते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? साइडवेज। यहाँ पर ये कहला रही है कोएक्सियल या कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो अब इससे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जिस पर ये अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने बता दी, यहाँ आ गई। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऊपर बढ़ गई, लोब्स आप कह सकते हो, एक लोब नीचे आ गई। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ हो गई, ऊपर बढ़ गई और नीचे बढ़ गई। बीच में क्या है, खाली, सूना है बिल्कुल, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर बढ़ गई और नीचे बढ़ गई, जबकि बीच में क्या हो गई, कम हो गई। जबकि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर थी, यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है और नीचे है। ये डिफरेंस है बेसिकली। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको दे दे तो क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ाई करेंगे, रट्टालॉजी नहीं करेंगे, तो आप आसानी से कोई सा भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने बात करी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है और क्या डिफरेंस है। और ये पॉइंट आपको खास करके ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ऊपर नीचे है, इसमें एक्सिस पर है। दूसरी बात, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग है और ये साइडवेज ओवरलैपिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। कंपैरेटिवली तुलना अगर करें तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, प्रबल कह सकते हो, और ये दुर्बल या वीक होता है पाई बॉन्ड। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और कोलेटरल ओवरलैपिंग जो हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है और पाई बॉन्ड वीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बॉन्ड बनाएंगे, जैसे मैंने कहा कार्बन कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो पहला जो बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है, वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। क्या होगा, सिग्मा होगा। अगर मैंने मान लीजिए डबल बॉन्ड बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले सिग्मा बॉन्ड बना है उसके बाद पाई बॉन्ड बना है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई हो गया। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ बना देता हूँ, तो एक सिग्मा और दो पाई हो गए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है वो सिग्मा में हो रही है, इसलिए हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब आपके दो एटम जो है वो एक जगह पे रुक गए, ठीक है। बॉन्ड का मतलब दो एटम के बीच का जो फोर्स, जो उसको क्या होता है, एक डिस्टेंस मेंटेन करने पर मजबूर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो एटम है और वो सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, पहले पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा दो पाई। पहले सिग्मा बनेगा, बाद में पाई बनेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक। एक जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और वहाँ पर एमओटी पढ़ते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है C2 मॉलिक्यूल, ठीक है। आप जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ते हैं वैसे C2 मॉलिक्यूल पे क्वेश्चन आता है। वो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, एमओटी का, कि भाई C2 जो मॉलिक्यूल है उसमें आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बता देता हूँ मैं आगे से। डबल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 है। बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं बंद क्रम। इसका सिंपल सा मीनिंग है दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड की संख्या है। तो ये आपके इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का नहीं है। C2 मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। अब होता क्या है कि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक में, क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल का मतलब सिग्मा, डबल का मतलब एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल का मतलब एक सिग्मा दो पाई। अब वो कंसेप्ट हम क्या लगाते हैं इनऑर्गेनिक में, एमओटी में, गलत हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड जो हैं पाई बॉन्ड है। अब इसका रीज़न अलग है, इसका एक्सप्लेनेशन अलग है। जब हम एमओटी पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कहीं आप क्वेश्चन गलत करके ना जाओ। और ये कई बार आ चुका है, आरपीएससी ने इसको लेटेस्ट में 4-5 बार रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब वापस से आ जाते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड जो है वीक है। अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कैसे कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं वो अलग कंपैरिजन है, और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं वो अलग कंपैरिजन है। कैसे कि अगर आपसे मैं कहूँ कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या कहेंगे कि डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि दो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि ज़्यादा है, यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि कम है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपने कहा कि सर ये तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड था और ये तो पाई बॉन्ड था। यहाँ पर ये एक बॉन्ड तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहा है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि सिग्मा की एनर्जी मैंने कहा 100 है, पाई की एनर्जी मैंने कहा 60 है, ठीक है।
तो अगर मैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को कंपेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए तो मुझे 100 एनर्जी देनी पड़ेगी, और यहाँ पर दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एक सिग्मा एक पॉइंट तोड़ूंगा तो 160 देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? 160। तो यहाँ पर आपके सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कम है जो कि वीक आप कह सकते हो, और डबल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है जो कि आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं केवल सिग्मा और पाई को कंपेयर करता तो यहाँ पर आपको 100 देनी पड़ती, और अगर इसमें केवल आप पाई बॉन्ड तोड़ते वहाँ पर आपको 60 देनी पड़ती। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कौन सा स्ट्रॉन्ग है? डबल बॉन्ड। ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन सिग्मा और पाई में कंपेयर करेंगे तो सिग्मा स्ट्रॉन्ग है और पाई क्या है? वीक। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब ये तो बात हो गई सिग्मा और पाई की, बॉन्ड कैसे बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। देखिए बिल्कुल बेसिक्स हैं आपके, क्लियर होने चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या पूछते हैं? बिल्कुल सिंपल से। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको सिलेबस में अलग से मेंशन करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नाम और कॉमन नाम ये आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है एसिटिक एसिड, अब कोई टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक्स है, तो ये आपको खुद को पढ़ना है। जहाँ पर भी आप कोई कंपाउंड देखें उसका नाम आपको पता होना चाहिए, कॉमन प्लस IUPAC। अब उसका रीज़न क्या है कि कई बार वो नाम दे के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर पता हो। तो आपको क्या करना है कि सारे जितने भी बेसिक्स के कंपाउंड आपके होते हैं एक कॉपी बना लीजिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, एक कॉपी बना लीजिए, वहाँ पर कंपाउंड का कॉमन नेम, IUPAC नेम और उसका फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया बेंजीन, तो अब आपको पता होना चाहिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। अब क्वेश्चन आजकल जो पूछे जा रहे हैं दो तरीके से पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन। कैसे? कि वही कोई भी कंपाउंड का नाम दे देगा। अब उसमें वो दो चीज़ें पूछ रहा है, या तो वो क्या करता है उसके जो एलिमेंट है उसका रेशियो पूछता है, या फिर वो ये पूछता है कि उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ बेंजीन की, तो बेंजीन में अगर आपसे कोई पूछे कि सिग्मा कितने हैं पाई कितने हैं, तो सबसे पहले आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अब होता क्या है कि अगर हम स्ट्रक्चर ढंग से नहीं बनाते हैं तो वहाँ हम गलती कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने बेंजीन की स्ट्रक्चर बना दी है, अब ये जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे और आप गिनोगे सिग्मा कितने और पाई कितने, तो जो सिंगल है वो सिग्मा और डबल में एक सिग्मा एक पाई, तो आप क्या करोगे? सिग्मा 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 और सिग्मा, और ये तीन आपको दिख रहे हैं पाई। तो आप क्या करोगे कि कितने सिग्मा है? 6 सिग्मा है। कितने सिग्मा है? 6, और पाई कितने? 3। अब क्योंकि आपने स्ट्रक्चर जो है पूरी नहीं बनाई है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पूरी स्ट्रक्चर बनानी है। तो जब आप पूरी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन। तो जब आप हाइड्रोजन भी काउंट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है बेंजीन का? C6H6। तो अब आप देखेंगे सिग्मा में ये 6 सिग्मा और जुड़ गए, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 12 सिग्मा। क्या आंसर हो जाएगा फाइनल? 12 सिग्मा। और पाई कितने हैं? 3 पाई। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी वो कंपाउंड का नाम दे देगा, पूछेगा कि सिग्मा कितने हैं पाई कितने। तो सिग्मा कितने हो गए? 12, और पाई कितने हो गए? 3। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ तो होती है रटने वाली बात, एक चीज़ होती है समझने वाली बात। अब जैसे मान लीजिए कि आपने समझ लिया कि भाई बेंजीन में सिग्मा और पाई कैसे निकालते हैं, या आपने सीख लिया। अब आपने बेंजीन में सीख लिया तो आप किसी भी कंपाउंड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा कितना आ गया? 12, और पाई कितना आ गया? 3। अगर वो क्वेश्चन को चेंज कर दे, लैंग्वेज चेंज कर दे, कैसे? अब देखिए हर चीज़ आपकी बिल्कुल पढ़ी पढ़ाई ऐसी ऐसी लाइन छपी आ जाए ज़रूरी नहीं है। अच्छा पेपर वही होता है जिसमें नई चीज़ें पूछी जाए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं पेपर सेटर हूँ, तो पहला क्वेश्चन पुराने एग्जाम में क्या रखा है कि भाई सिग्मा कितने और पाई कितने, तो ये तो आपको पता हो गया 12 सिग्मा 3 पाई। अब मैंने मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दिया कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जो संख्या है उसका रेशो क्या है, तो अब आपको क्या करना है? 12 इधर आ गया और 3 इधर आ गया, तो जब आप इसका रेशो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4:2। क्लियर है? तो बेंजीन में आपके कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद है टेट्रासाइनोइथीन। अब टेट्रासाइनोइथीन जो है ये कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। ये आरपीसी ने कई बार पूछेगा इसमें सिग्मा कितने पाई कितने। तो सबसे पहले तो आपको टेट्रासाइनोइथीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये तो हो गया इथीन, और टेट्रासाइनो मतलब 4 साइनाइड ग्रुप हैं, ठीक है। ये टेट्रासाइनोइथीन हो गया। अब गलती क्या करते हैं कि अगर हम इसको सिंपल CN लिखेंगे तो हम गलत कर देंगे। आपको आंसर सॉल्व करने के लिए इसको पूरा लिखना है ऐसे, ठीक है। तो अगर आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता नहीं है तो फिर आपका आंसर गलत ही आएगा। ये हो गया टेट्रासाइनोइथीन।
अब आप यहाँ चेक कर लीजिए कि ये कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, यहाँ 4 हो गई, सबके 4 हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन की 3 होती है। अब यहाँ पर सिग्मा पाई काउंट करना है, तो अगर मैं सिग्मा गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सिग्मा, ठीक है। पाई काउंट करूं तो देखिए यहाँ पर 3 का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई, तो 2 तो यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 सिग्मा और 9 पाई। तो यहाँ पर टेट्रासाइनोइथीन जो है उसके वो आपसे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, इस टाइप से पूछ सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड ग्रेड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है ब्यूटीनाइन। अब देखिए ब्यूटीनाइन हालांकि कोई नाम नहीं होता, लेकिन उसने मन से बना के दे दिया ब्यूटीनाइन। आईयूपीएसी नाम देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने दे दिया। अब ब्यूटीनाइन के नाम से पता चल रहा है इन भी है और आइन भी है, मतलब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, ठीक है। अब उसने ये नहीं दिया है कि कहाँ डबल बॉन्ड है और कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप इसको खुद सोचिए कि अगर मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो अब इसमें आप ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते, ठीक है। या मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिया तो साइड में फिर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकती पॉसिबल। तो ब्यूटीनाइन का मतलब ये है कि एक साइड डबल बॉन्ड है और एक साइड ट्रिपल बॉन्ड है, तभी पॉसिबल है। अब यहाँ पर आपने इसको ब्यूटीनाइन बना लिया। अब आप क्या करें, हाइड्रोजन वाली वैलेंसी पूरी कर लें। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये आपने ब्यूटीनाइन बना लिया। अब आपने क्या करा, पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली और ब्यूटीनाइन की स्ट्रक्चर बना ली। अब यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने करा क्या है कि आपको एग्जाम में वो नाम दे देता है कि भाई ब्यूटीनाइन है, आपको सिग्मा कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, ये आपको निकालना है। तो जब तक आप नाम से स्ट्रक्चर सही नहीं बनाएंगे आप ये वाला क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, ठीक है। अब ब्यूटीनाइन जो है इसमें सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा आ गए। पाई कितने हैं, 1 2 3, 3 पाई आ गए। बात समझ आई। तो यहाँ पर वो कोई सा भी कंपाउंड का नाम देगा और वो आपसे पूछ लेगा कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए एक क्या होता है कि यहाँ पर मैंने बिना ऑप्शन के आपको आंसर निकाल दिया। अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले टाइम बचाने का और क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है कि आप पहले पाई काउंट करिए, क्योंकि कम दिख रहे हैं। पाई कितने, 1 2 और 3। तो जिस ऑप्शन में 3 पाई है मतलब वो ऑप्शन सही हो सकता है, और जिस ऑप्शन में 3 पाई है ही नहीं उसको तो आप बिल्कुल ही काट दीजिए। उसके बाद आप सिग्मा चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन चेक करके भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर नेगेटिव होने के चांस कम होते हैं। तो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है कि कंपाउंड का नाम देगा और फिर पूछेगा सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं। अब देखिए ये आपका होमवर्क है कि आप जो है जितने भी कॉमन नेम है, कोई सा भी कंपाउंड का नाम हो, जैसे मैंने आपसे एक नाम पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, तो उनके आपको नाम पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, तो वो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट वो नाम देगा कि भाई बेंजीन दे दिया, या एंथ्रासीन दे सकता है, नेफ्थलीन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, पायरोल पिरिडीन कुछ भी दे सकता है। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वो जो नाम है कंपाउंड का उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। बिना नाम के फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक है वो क्या पूछता है, कार्बन हाइड्रोजन या दूसरा कोई एटम है उसका वो रेशो पूछ लेता है कि भाई क्या रेशो होगा। जैसे मान लीजिए बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन में वो पूछ रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन का रेशो क्या है। तो बेंजीन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, C6 और H6। तो आपने क्या कहा, 6 और 6 का रेशो निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा। अब ऐसे ही वो क्या करता है, कोई सा भी वो उसने कंपाउंड दे दिया, जैसे उसने कह दिया पिरिडीन। अब जैसे ही पिरिडीन नाम आता है तो हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर क्या आती है, ये स्ट्रक्चर आती है। अब जब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मैंने बना दी तो ये हो गया हाइड्रोजन। कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वहाँ हम हाइड्रोजन शो नहीं करते क्योंकि अंडरस्टूड होता है। अब ये स्ट्रक्चर हो गई पिरिडीन की। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ, देखिए होता क्या है कि हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर जो है सॉरी, वो रिंग के फॉर्म में हमको याद है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें याद नहीं है। तो मैंने क्या करा, कार्बन गिने। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिने, 1 2, या पहले आप नाइट्रोजन कुछ भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, 1 नाइट्रोजन हो गया। अब वो पूछेगा कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशो क्या है, या वो सीक्वेंस कह सकता है कि कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, कुछ भी कह सकता है। तो अब आपको करना क्या है कि उसका एग्जैक्ट आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। फिर आप काउंट कर लो, कार्बन कितने 5, हाइड्रोजन कितने 5 और नाइट्रोजन कितने 1। तो बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, पायरोल, पिरिडीन कुछ भी वो दे सकता है, और वो या तो आपसे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन
नाइट्रोजन का रेशो पूछ सकता है, या वो आपसे सिग्मा पाई बॉन्ड पूछ सकता है। तो यहाँ पर बेसिक से बेसिक्स कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके लिए आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, और कंपाउंड के नाम और स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। देखिए तरीका तो आपने 1-2 मॉलिक्यूल करे, उससे आपको आ गया। अब आपका काम क्या है कि जो बेसिक से बेसिक कंपाउंड है, जिनके नाम आपको पता है, कॉमन नेम पता है, उनके स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उनके नाम और IUPAC नाम आपको पता होने चाहिए। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चंस हैं सिग्मा और पाई वाले और जो सिंपल रेशो वाले, ये आप सॉल्व कर सकते हैं।